नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कितना जटिल और कितना नाजुक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, पृथ्वी हर इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त देती है, लेकिन हर इंसान के लालच को नहीं। ये शब्द आज बहुत प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं केरल तट के पास MSC एल्सा 3 कंटेनर जहाज के डूबने की और उसके बाद जो पारिस्थितिकीय संकट सामने आया है उस पर। जी। हमारा आज का विश्लेषण पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES की एक हालिया रिपोर्ट पर आधारित है। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में भी इसकी काफी चर्चा हुई है। ये रिपोर्ट इस दुर्घटना के गंभीर पर्यावरणीय नतीजों को सामने लाती है। हाँ, काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये। और ये विषय उन सभी के लिए जरूरी है जो पर्यावरण, समुद्री जीवन, आपदा प्रबंधन इन सब में रुचि रखते हैं। खास तौर पे UPSC अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस से जुड़ता है। आज हम इसी रिपोर्ट के निष्कर्षों को गहराई से समझेंगे। जी हाँ। तो पहले संक्षेप में समझ लेते हैं हुआ क्या था। इसी साल मई में लाइबेरिया के झंडे वाला एक कंटेनर जहाज था MSC इल्सा 3, जी। करीब 28 साल पुराना। ये केरल में अलापुझा तट से मतलब लगभग 25 किलोमीटर दूर समुद्र में पलट गया और फिर डूब गया। ये विजिंजम बंदरगाह से कोच्चि जा रहा था। अच्छी बात ये रही कि चालक दल के सभी सदस्यों को भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने समय रहते बचा लिया। हाँ, ये गनीमत रही। लेकिन जहाज तो डूब गया और उसके साथ ही ये चिंता शुरू हुई कि भाई समुद्री पर्यावरण पर इसका क्या असर होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है जो डूबा है, इसमें ईंधन और दूसरी चीजें भी थीं। सही कहा। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए मोएस के तहत एक संस्था है, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, CMLRE। उसने फिर एक विस्तृत जांच शुरू की। हाँ, CMLRE इस क्षेत्र में भारत की एक प्रमुख संस्था है जो समुद्री जीवन और इकोसिस्टम पर रिसर्च और मॉनिटरिंग करती है। तो इस जांच में क्या पता चला, क्या तरीके अपनाए गए? देखिए, CMLRE ने अपना एक रिसर्च जहाज है FRV सागर संपदा, उसको इस काम पर लगाया। 2 जून से 12 जून के बीच इस जहाज ने दुर्घटना वाली जगह के आसपास का जो पूरा इलाका है, मतलब कोच्चि से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र, वहां 23 अलग-अलग जगहों से नमूने लिए। 23 जगह? पानी के या तलछट के? दोनों के, पानी के भी और समुद्री तलछट यानी सीबेड सेडिमेंट के भी। और ये जानना भी जरूरी है कि ये जो मलबा है, ये समुद्र में करीब 54 मीटर की गहराई पर पड़ा है। 54 मीटर? ये तो बहुत ज्यादा गहरा नहीं हुआ। मतलब तटीय इकोसिस्टम के हिसाब से तो काफी संवेदनशील क्षेत्र है ये। बिल्कुल, तटीय गतिविधियों और समुद्री जीवन के लिहाज से ये गहराई बहुत मायने रखती है। ये शैलो वाटर जोन में आता है। तो इन नमूनों का जब विश्लेषण हुआ तो क्या पता चला, क्या वाकई जहाज से कुछ लीक हो रहा था जैसा डर था? हाँ, डर सही साबित हुआ। जो केमिकल एनालिसिस हुआ नमूनों का, उसने इस बात की पुष्टि कर दी है। पानी और तलछट दोनों में कई ऐसे रसायन पाए गए जो चिंताजनक हैं। कैसे रसायन? इनमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिन्हें PARH कहते हैं, उस समूह के कई रसायन हैं, जैसे नेफ्थलीन, फ्लोरीन, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन, फ्लोरेंथीन और पायरीन। ये सब आमतौर पर कच्चे तेल, डीजल या दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों में मिलते हैं या उनके जलने से बनते हैं। ये नाम तो काफी टेक्निकल है। क्या इनमें से कोई खास तौर पर खतरनाक है या जिससे पक्का पता चले कि हाँ, ये जहाज से ही आ रहा है? असल में नेफ्थलीन का जो स्तर है वो असामान्य रूप से बहुत ज्यादा पाया गया। नेफ्थलीन को अक्सर मानव जनित प्रदूषण का एक साफ इंडिकेटर माना जाता है, खासकर पेट्रोलियम से जुड़े प्रदूषण का। अच्छा। तो रिपोर्ट कहती है कि ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि जहाज के जो फ्यूल टैंक हैं उनसे तेल का रिसाव हो रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ मिला? जी, पानी और तलछट दोनों में पेट्रोलियम से जुड़ी भारी धातुएं, हेवी मेटल्स जैसे कि निकेल, सीसा, तांबा और वेनेडियम, इनकी मात्रा भी खतरनाक स्तर तक बढ़ी हुई मिली है। ओह, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो जो डूबा हुआ जहाज है वो अब समुद्र तल पर एक तरह का मतलब प्रदूषण का हॉटस्पॉट बन गया है, जी, जहां से लगातार जहरीले पदार्थ निकल रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है कि यह मलबा अब उस इलाके में हाइड्रोकार्बन और भारी धातुओं के प्रदूषण का एक लोकल लेकिन लगातार चलने वाला सोर्स बन चुका है। और ये रसायन न सिर्फ पानी को जहरीला बनाते हैं, बल्कि नीचे तलछट में जमा होकर लंबे समय तक असर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सेडिमेंट्स में जमा हो जाते हैं
और फिर धीरे धीरे वापस पानी में रिलीज हो सकते हैं या फिर उन जीवों में जा सकते हैं जो तलछट में रहते हैं। तो ये तो हुई रासायनिक प्रदूषण की बात, लेकिन इसका असली और शायद सबसे चिंताजनक पहलू तो है समुद्री जीवन पर असर। जी, रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है? क्या वहाँ के नाजुक इकोसिस्टम पर इसका प्रभाव दिख रहा है? यहीं पर बात और भी गंभीर हो जाती है। रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि इस रिसाव ने दक्षिण पूर्वी अरब सागर के उस हिस्से की पानी की गुणवत्ता को सीधा प्रभावित किया है। और इसका असर समुद्री खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन की बिल्कुल जड़ पर पड़ रहा है। प्लैंकटन मतलब पानी में तैरने वाले वो सूक्ष्म पौधे और जीव जो समुद्री जीवन का आधार हैं, वो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और साथ ही बेंथोस पर भी असर पड़ा है। बेंथोस ये क्या होता है? मैंने सुना तो है पर ठीक से। हाँ, बेंथोस मतलब वो सारे जीव जो समुद्री तल पर या उसके अंदर रहते हैं, जैसे कुछ खास किस्म के कीड़े होते हैं, मोलस्क होते हैं, क्रिस्टेशियन होते हैं, इस तरह के जीव। अच्छा, जो सी फ्लोर पे रहते हैं। जी, ये न सिर्फ फूड चेन का हिस्सा हैं, बल्कि समुद्री तल को स्वस्थ रखने और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी इनका बड़ा रोल है। तो अगर ये प्रभावित हो रहे हैं, तो ये पूरे सी फ्लोर इकोसिस्टम के लिए खतरा है। इसके अलावा रिपोर्ट में मछलियों के अंडों और उनके लार्वा यानी शुरुआती अवस्था पर भी नेगेटिव असर दर्ज किया गया है। प्लैंकटन, बेंथोस, मछली के अंडे और लार्वा, अरे ये तो किसी भी समुद्री इकोसिस्टम की रीढ़ है। अगर ये ही प्रभावित हो रहे हैं, तब तो इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। निश्चित रूप से। और चिंता की बात यह है कि जांच में जू प्लैंकटन यानी वो सूक्ष्म जंतु प्लैंकटन जिन्हें छोटी मछलियां वगैरह खाती हैं, उनमें पेट्रोलियम से निकले प्रदूषकों का काफी ऊंचा स्तर पाया गया। ये बहुत खतरनाक संकेत है। ओ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जहरीले पदार्थ अब फूड वेब यानी खाद्य जाल में घुस चुके हैं। क्या रिपोर्ट में जैव संचयन या बायो एक्यूमुलेशन का जिक्र है? बिल्कुल। परीक्षणों ने साफ तौर पर बायो एक्यूमुलेशन की पुष्टि की है। बायो एक्यूमुलेशन वो प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर के टिश्यूज में पर्यावरण से धीरे धीरे प्रदूषकों को जमा करते जाते हैं। और ये निकलते नहीं है आसानी से? हाँ, ये आसानी से शरीर से बाहर नहीं निकलते और वक्त के साथ इनकी मात्रा बढ़ती जाती है। और इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब एक जीव दूसरे को खाता है तो ये जमा हुए प्रदूषक अगले लेवल पर ट्रांसफर हो जाते हैं और फूड चेन में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इनकी कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाती है। इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बाप रे, तो मतलब जू प्लैंकटन से छोटी मछलियों में, फिर बड़ी मछलियों में, और फिर शायद इंसानों तक भी पहुंच सकते हैं जो इन मछलियों को खाते हैं। ये तो सिर्फ पर्यावरण का नहीं, ये तो पब्लिक हेल्थ का भी मामला बन गया। आप एकदम सही पॉइंट पर आई हैं। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये अर्थव्यवस्था यानी मत्स्य पालन और स्वास्थ्य दोनों पर असर का एक क्लासिक केस है। बिल्कुल, ये एक गंभीर चिंता है, खासकर केरल जैसे राज्य के लिए, जहां मछली भोजन और रोजगार दोनों का अहम हिस्सा है। प्रदूषित समुद्री भोजन खाने से स्वास्थ्य पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा, ये एक वास्तविक खतरा है। इस घटना के समय के बारे में भी कुछ खास बात है क्या? रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र है? हाँ, अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो समय भी एक अहम फैक्टर है। ये जहाज डूबा मई के आखिर में। ये वो समय है जब दक्षिण पश्चिम मानसून बस आने ही वाला होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यही समय इस इलाके में कई जरूरी मछलियों का प्रजनन काल यानी स्पॉनिंग सीजन भी होता है। ओहो, मतलब ठीक उसी वक्त जब मछलियां अंडे दे रही होती हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रदूषण का सबसे बुरा असर मछलियों के जीवन के सबसे नाजुक दौर पर पड़ रहा है, उनके अंडों और लार्वा पर। इससे भविष्य में मछली के स्टॉक पर गंभीर असर पड़ सकता है। यानी प्रकृति के सबसे कमजोर समय में ये चोट पहुंची है। अच्छा, क्या सिर्फ सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर ही असर दिखा या फूड चेन में ऊपर के जीवों पर भी कुछ असर देखा गया? रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प और चिंताजनक ऑब्जर्वेशन दर्ज की गई है। जांच दल ने देखा कि एक खास किस्म का समुद्री पक्षी है, ब्राउन नॉडी। वो मलबे वाली जगह पर काफी देर तक मंडराता रहा और वो बार बार अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ कर रहा था। इसे प्रीनिंग कहते हैं। प्रीनिंग, ये क्यों करते हैं पक्षी? ये व्यवहार पक्षियों में तब देखा जाता है जब उनके पंख तेल या किसी चिपचिपे पदार्थ जैसे पेट्रोलियम से सन जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। ये एक तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य है कि प्रदूषण का असर सिर्फ पानी के नीचे तक ही नहीं, बल्कि समुद्री पक्षियों जैसे ऊंचे स्तर के जीवों को भी प्रभावित कर रहा है। ब्राउन नॉडी का ये बर्ताव, ये तो वाकई आंखें खोलने वाला है। ये दिखाता है कि असर कितना फैला हुआ हो सकता है। तो अब जब रिपोर्ट ने प्रदूषण और उसके असर की पुष्टि कर दी है, तो विशेषज्ञ क्या कदम उठाने की सलाह दे रहे हैं? जाहिर है सिर्फ हालात का पता लगाना तो काफी नहीं है। बिल्कुल। रिपोर्ट आने के बाद समुद्री विशेषज्ञों और पर्यावरण से जुड़े लोगों ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है।
सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सिफारिश है कि जहाज़ के मलबे में जो फ्यूल टैंक हैं उन्हें फ़ौरन सील किया जाए। सील किया जाए ताकि और रिसाव ना हो। जी हाँ, ताकि उनसे जो लगातार रिसाव हो रहा है वो बंद हो और पर्यावरण को और नुकसान ना पहुंचे। ये तो हुई फौरी राहत की बात, मतलब ताकि जख्म और गहरा ना हो। लेकिन जो नुकसान हो चुका है और जो लंबे समय तक हो सकता है, उसका क्या लॉन्ग टर्म उपायों की भी बात हो रही है? हाँ, फ्यूल टैंक सील करना तो पहला कदम है, लेकिन विशेषज्ञों ने इस पर भी जोर दिया है कि प्रभावित इलाके की लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग यानी लंबे समय तक निगरानी की जाए। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि समुद्री इकोसिस्टम और मछली पालन पर पड़ने वाले असर का सही आकलन हो सके और ज़रूरत पड़ने पर सही कदम उठाए जा सकें। हमें यह समझना होगा कि इस तरह के केमिकल प्रदूषण का असर कई सालों तक रह सकता है। खासकर जो भारी धातुएं हैं वो तलछट में बहुत लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। और 54 मीटर की गहराई पर पड़े मलबे से ईंधन निकालना या उसे पूरी तरह सुरक्षित बनाना, ये भी तो एक मुश्किल और महंगा काम होगा। इसमें अपनी चुनौतियां होंगी। निश्चित रूप से ये तकनीकी रूप से चैलेंजिंग तो है ही, इसमें और पर्यावरणीय जोखिम भी जुड़े हो सकते हैं अगर ठीक से न किया गया। इसीलिए फौरन सीलिंग और फिर सावधानी से लंबे समय तक निगरानी पर जोर दिया जा रहा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो मुख्य बातें क्या हैं जो हमारे श्रोताओं, खासकर यूपीएससी अभ्यर्थियों को ध्यान में रखनी चाहिए? संक्षेप में कहें तो MSC एल्सा 3 का डूबना सिर्फ एक समुद्री हादसा नहीं था, ये एक गंभीर पर्यावरणीय घटना बन गया है। जांच ने कंफर्म किया है कि मलबे से हाइड्रोकार्बन और भारी धातुओं का रिसाव हो रहा है। इसने वहां के समुद्री पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। और इसका असर? इसका असर पानी की गुणवत्ता से लेकर फूड चेन की बुनियाद, प्लैंक्टन, बेंथोस, मछली के अंडे, लार्वा, सब पर देखा गया है। जू प्लैंक्टन में प्रदूषकों का मिलना और बायो एक्यूमुलेशन की पुष्टि, ये फूड वेब के जरिए मछलियों और शायद इंसानों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। समुद्री पक्षी भी प्रभावित हुए। हाँ, यहाँ तक कि समुद्री पक्षी भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। इसलिए फौरन रोकथाम के उपाय जैसे फ्यूल टैंक सील करना और लंबे समय तक वैज्ञानिक निगरानी की सख्त जरूरत है। और जैसा हमने पहले भी कहा, यूपीएससी के लिहाज से ये केस स्टडी कई पहलुओं को छूती है। ये दिखाती है कि कैसे एक अकेली घटना पर्यावरण यानी प्रदूषण, बायोडायवर्सिटी का नुकसान, आपदा प्रबंधन यानी तुरंत एक्शन, बचाव कार्य, लंबे समय के उपाय, अर्थव्यवस्था, मछली पालन पर असर, शायद पर्यटन पर भी, और गवर्नेंस जैसे समुद्री नियम, पुराने जहाज़ों का रेगुलेशन, निगरानी व्यवस्था, इन सब को आपस में जोड़ती है। बिल्कुल। इस तरह की करंट अफेयर्स की घटनाओं का विश्लेषण न सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि हमें अपने समुद्री पर्यावरण की कमजोरियों और उसे बचाने की जरूरत के प्रति भी जागरूक करता है। बिल्कुल सही कहा। और ये घटना एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, खासकर भारत जैसे देश के लिए, जिसकी इतनी लंबी तट रेखा है और जिसके समुद्री रास्ते दुनिया के सबसे व्यस्त रास्तों में से हैं। हमें सोचना होगा कि क्या हम भविष्य में ऐसी समुद्री दुर्घटनाओं और उनसे होने वाले तेल या केमिकल रिसाव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये अहम सवाल है। क्या हमारे पास पुराने ज्यादा जोखिम वाले जहाजों के चलने को लेकर, खासकर संवेदनशील इकोसिस्टम वाले इलाकों के पास पर्याप्त कड़े नियम हैं? और सबसे जरूरी, हम अपने तटीय इकोसिस्टम को, खास तौर पर उनके प्रजनन जैसे नाजुक समय के दौरान, इस तरह के प्रदूषण के जो मिले जुले और लंबे समय तक चलने वाले असर होते हैं, उनसे बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर पॉलिसी बनाने वालों, वैज्ञानिकों, इंडस्ट्री और हम सबको मिलकर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये वाकई सोचने वाले बिंदु हैं और शायद हमारे श्रोताओं के लिए आगे और जानने का विषय भी। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको MSC एल्सा 3 जहाज डूबने की घटना, उसके पारिस्थितिकीय नतीजों और उससे जुड़े व्यापक मुद्दों की एक गहरी समझ मिली होगी। उम्मीद तो यही है। अगर आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और अगर आपको समसामयिक मुद्दों पर हमारी ये गहन चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे विश्लेषणों से अवगत हो सकें। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।